हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं साइंस एंड मैथ्स का सवाल सिस्टम एनालिस्ट बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई को। सो एक टाइप का ओवरव्यू है आपका आने वाला एग्ज़ाम 71st बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स का सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, रीजनिंग का सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल उसको आप अगर कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, और साइंस का सवाल डुएबल ही है, आप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। आज का फ़लसफ़ी सबसे बड़े फ़िलॉसफ़र, वन ऑफ माय फ़ेवरेट, दी मोस्ट फ़ेवरेट फ्रेडरिक नीचे। सो इनका है, ही हू हैज़ अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर आपके पास रीज़न है क्यों करने का, तो लाइफ़ में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, सारी चीज़ आप ओवरकम कर सकते हो। विद दिस लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल पर आते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजेस। अच्छा, हिंदी वाले पहले देख लो यार, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आते हैं। पहला सवाल है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजेस ड्यू टू व्हाट? ऑर्गेनिक मटेरियल कह रहा है बरीड सॉइल में जब डिकम्पोज करता है तो किस फैक्टर से होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड हो गया। अब इसमें हो गया कार्ब्स, हो गया फैट, हो गया प्रोटीन, हो गया। अब जैसे ये मलबा वगैरह में फंस जाता है तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, सेम फॉर्म में तो नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विच इज पार्शियली करेक्ट। ऑक्सीडेशन से जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है ना, ब्रेक डाउन होता है हमारा, तो दैट इज ट्रू। सेकंड कह रहा है एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये प्राइमरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? बैक्टीरिया और फंगस, ये सब क्या करता है? डिकम्पोज करता है। जो हायर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसको तोड़ता है, किसमें? अपने CO2 में तोड़ देगा, हाइड्रोजन में तोड़ देगा, ऑक्सीजन में तोड़ देगा, न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देगा। तो इन लोग का मेन फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया फंगस का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, दोनों होता है, एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन भी होता है, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, बट आयोग ने आंसर केवल एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है। तो इसमें देखो, मैं अगर रहता तो मैं डी मारता, बट आंसर बी है। इसमें आयोग ने गलती क्या की है? ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बरीड सॉइल वेस्ट डिकम्पोजेस प्राइमरली, ये वर्ड प्राइमरली दे देता ना, तब मैं एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारता, बट दोनों ही होता है। एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, पहला तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन ही होगा ना, ऑक्सीडेशन से ही एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद ही जाके बैक्टीरिया और फंगस करेगा। सो कायदे से तो होना चाहिए था डी। फ्लो ऑफ वाटर का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ए और बी होना चाहिए था, बट आयोग ने आंसर बी दिया है, तो आप बी मारना, मैं इसका यही मारता, क्या कहते हैं, डी मारता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट इफ अ 6 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 2 सेकंड? देखो ये ला मैंने करा रखा है, दो फॉर्मूला बताया था मैंने, Q इक्वल टू, इसको मैं मिटा देता हूँ, Q इक्वल टू NE और Q इक्वल टू IT। सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट निकालना, दैट इज आई, एम्पियर में होता है इसका यूनिट। इफ 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 2 सेकंड, 6 कूलम चार्ज है, 6 कूलम, आई निकालना है, टाइम है 2 सेकंड, 2 से इसको काट दो तो आई कितना आ गया? 3 एम्पियर, 3 वोल्ट, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। ये तो भाई पहले ही काट दोगे, वोल्ट तो होता ही नहीं है, 2 और 3 में फंसोगे, ये तो हट ही गया। अगर तुक्का भी मारना है तो मार ही सकते हो ना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस से कितना बार सवाल आ गया है ना। एसिड बेस आपको पीएच याद आ जाना चाहिए, 0714 वाला याद आ जाना चाहिए। 7 हो गया, 0714 पीएच। पीएच का फुल फॉर्म बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और आप बताना मुझे HNO3 और HCl क्या हाईली एसिडिक है? अगर हाईली एसिडिक है या एसिडिक है तो आप उसका पीएच वैल्यू बताना मुझे, और आप मुझे बताना मिल्क और मैग्नीशिया का बेसिसिटी बताना। इसमें सवाल कह रहा है कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर इज पिटूनिया एक्सट्रैक्ट। पिटूनिया एक्सट्रैक्ट तो फ्लावर्स से एक्सट्रैक्टेड होता है, वो यूज नहीं होता है। लिटमस टेस्ट, बचपन से आप लोगों को करते आ रहे होगे, लिटमस टेस्ट है ना, लिटमस सोल्यूशन करते आ रहे होगे। तो लिटमस सोल्यूशन का क्या होता है? बाहर से मैंने याद किया, ब्लू लिटमस रेड में करेगा तो वो एसिडिक है, और सेम वैसे वर्जा। लिटमस से मुझे क्या याद आया? लाइकेन, लाइकेन का बना होता है ना लिटमस, लाइकेन से मुझे क्या याद आ रहा है? एल्गे एंड फंगाई। कहाँ लिखूं? एल्गे प्लस फंगाई, ये सवाल देखो रिपीट मिल गया। एल्गे फंगाई, एल्गे फंगाई सिम्बायोटिक होता है, म्यूचुअलिस्ट होता है, कमेंसलिज्म होता है, ये बताना मुझे। लाइकेन से मुझे क्या याद आ गया? SO2 वाला, SO2 कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो लाइकेन का विलुप्त विलुप्त होने लगते हैं। टर्मरिक सोल्यूशन, टर्मरिक देसी इलाज होता है टर्मरिक सोल्यूशन का। अगर क्या होता है उसका? एसिडिक होता है, एसिडिक होता है तो पीला होता है ना, एसिडिक होने पे येलो, येलो शो करता है, बेसिक होने पे रेडिश ब्राउन करता है, ब्राउन रेडिश शो करता है। ठीक है, वो देसी नुस्खा है टर्मरिक, है ना। टर्मरिक, टर्मरिक से मुझे बताना वो राइजोम आता है, सीड आता है, मॉडिफाइड रूट आता है, क्या आता है टर्मरिक? ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देना।
कॉमनली यूज्ड एसिड इंडिकेटर, बेस इंडिकेटर मैंने बता दिया पूरा, एसिड बेस बता दिया। बेस से और कुछ याद आ रहा है? मिल्क और मैग्नीशियम मैंने बता दिया, एसिड का बता दिया। ठीक है, मैलिक एसिड बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, कौन से फ्रूट में पाया जाता है। और एक और चीज़ बताना, साइट्रिक एसिड जो होता है वो जनरली कौन से टेम्परेचर में पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट जो होता है, साइट्रस फ्रूट, साइट्रिक एसिड तो आप बता ही दोगे कहाँ पे। साइट्रस फ्रूट मुझे बताना, साइट्रस फ्रूट जो होता है वो कौन से एरिया में पाया जाता है। लेवांट किसको कहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये सब आपका रिवीजन करा रहा हूँ। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज व्हाट? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन स्टील, कास्ट एंड स्टील में तो कार्बन होता है ना, आयरन प्लस कार्बन, आयरन ये क्यों लिख रहा हूँ, Fe प्लस कार्बन मिलके बनाता है क्या, स्टील बनाता है। तो इम्प्योरिटीज भी आ गया ना, कार्बन भी आ गया, तो प्योर फॉर्म में तो नहीं है, कॉम्पोजिट हो गया। कास्ट आयरन कह रहा है, कास्ट आयरन में भी कार्बन का होता है कंसेंट्रेशन, 2 से लेके 5% तक कार्बन का कंसेंट्रेशन होता है। बट जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन ये 99.9% कार्बन का बना होता है, मतलब आयरन का बना होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अब आयरन का बात ही चल रहा है, तो आयरन से हमें क्या याद आना चाहिए? आयरन, Fe। अच्छा, आयरन से 2 सवाल का याद आ रहा है, Fe2+ एंड Fe3+। हेमोग्लोबिन याद आ गया? हेमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe2+ होता है कि Fe3+ होता है? अगर Fe2+ होता है तो क्यों होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। आयरन से मुझे क्या याद आ रहा है? हेमेटाइट, हेमे हेमे हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, सिडराइट से सवाल आया था ना, सिडराइट। और एक क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। इंडिया में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा? बैलाडीला माइंस, बैलाडीला माइंस। ये सब ध्यान में आ रहा है एग्जाम, मतलब जहन में। बैलाडीला माइंस क्या है? एशिया का हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मैकेनाइज्ड है, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर। एशिया का लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड आयरन ओर। छत्तीसगढ़ का बात चल गया। उड़ीसा में कौन है? मयूरभंज एंड, मयूरभंज है, मयूरभंज। एक और कुछ है यार, सुंदरगढ़ है शायद, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। ठीक है, झारखंड में कौन है? झारखंड में हो गया गुआ एंड नुआ मुंडी। गुआ, गुआ नहीं है, एंड नुआ मुंडी। नुआ मुंडी से सवाल आ चुका है, चिड़िया माइन से सवाल आ चुका है, ये सब एक सवाल है, प्रोबेबल सवाल है आपका। आयरन और वर्ल्ड में सबसे अधिक प्रोड्यूसर कौन है आयरन और का, ये आंसर बताना। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉड आयरन याद हो गया, 99.9%। स्टील में आयरन और कार्बन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोआ occurs in, अच्छा मेरे को वो बता देना, याद दिला देना, मैं रिप्रोडक्शन पढ़ा दूंगा आप लोगों को। डाइजेशन ऑफ फूड इन प्रोटोजोआ occurs in, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ occurs in what? ये प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। फाइगो, ये अगर आपने क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे करके होता है और खाना अंदर ही पचाता है वैक्यूल में। इस प्रोसेस को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइगोसाइटोसिस। ये मुझे याद दिला देना, मैं एक बार पढ़ा दूंगा ये। फाइगोसाइटोसिस से होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा डिजीज होता है ये मुझे बताना, ठीक है। और फूड वैक्यूल होगा इसका आंसर। फाइगोसाइटोसिस से होता है और किस एरिया में होता है? फूड वैक्यूल में होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और फूड वैक्यूल में होता है। वैक्यूल से मुझे याद है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है या प्लांट सेल में पाया जाता है, और दोनों में ज्यादा बड़ा वैक्यूल किस में होता है, और वैक्यूल का काम क्या है, ये सब कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट सवाल पर आओ। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म तो मैं काट ही दूंगा यार, पानी का क्या ही ताल्लुक है इसका, ठीक है। जियोट्रोपिज्म एंड केमोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म इज ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान सुनो, मैं बता रहा हूँ जो चीज, एक होता है रूट और एक होता है स्टेम, रूट एंड स्टेम। अब मुझे बताओ, रूट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और स्टेम ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? वेरी गुड, रूट जो है वो नीचे जाएगा एंड स्टेम जो है वो ऊपर जाएगा। अब ग्रेविटी के साथ कौन जा रहा है बताओ? ग्रेविटी के साथ कौन जा रहा है? ग्रेविटी के साथ जा रहा है हमारा रूट। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म होता है ग्रेविटी से रिलेटेड, तो जो ग्रेविटी के साथ जा रहा है दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और स्टेम क्या होता है? स्टेम ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा है बट ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, सो दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ जियोट्रोपिज्म। ये तो नहीं हो सकता ना, दोनों होना चाहिए। नीचे बेशक जा रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है नीचे, लेकिन जियोट्रोपिज्म की वजह से नहीं हो रहा है, केमोट्रोपिज्म से हो रहा है। अच्छा रुको, मैं पूरा बड़ा एक वन शॉट लाऊंगा, बट थोड़ा बहुत समझ लो क्या होता है। देखो, फ्लावर रिप्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन मैं ले आऊंगा इसका, चिंता मत करो, ठीक है, मैं ले आता हूँ। पहले समझो फ्लावर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक। उसको समझने से पहले समझो, दो चीज होता है, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं अपन स्टेमेन कहते हैं, ये जो पार्ट है ये स्टेमेन, स्टेमेन होता है। और जो फीमेल को कहते हैं पिस्टिल कहते हैं, ये वाला पार्ट पिस्टिल कहते हैं। अब स्टेमेन में एक चीज होता है एंथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीमेल में एक पार्ट होता है स्टिग्मा। एंथर के अंदर होता है बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स, ये देखो पॉलन ग्रेन्स है। अब क्या करता है ये पॉलन ग्रेन्स, जब
इंसेक्ट बैठती है या फिर बटरफ्लाई या फिर जो भी चीज़ बैठता है, तो वो ये पॉलन ग्रेन्स को लेकर आता है स्टिग्मा में। और देखो ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे अटैच हो गया स्टिग्मा के ऊपर, क्लियर हो गया? वापस से देखो, मेल का पार्ट जो होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेमन, दिस इज कॉल्ड स्टेमन, एंड द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल भी कहते हैं कई जगह, है ना, कार्पेल भी कहते हैं। तो मेल के पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है। कौन उसको ले जाता है? हनी बीज ले जा गया, बटरफ्लाई ले गया, जो भी चीज़ हो गया, वो उसको लेकर गया, स्टिग्मा में लेकर गया, यहाँ पे ये अटैच हो गया। अब देखो ये नली टाइप को आपको दिख रहा है, ये रहा नली नली टाइप का दिख रहा है। अब ये वाले पार्ट्स, इसमें पॉलन ट्यूब्स रहता है। अब देखो पॉलन अंदर घुस गया पॉलन ट्यूब के अंदर, यहाँ पे गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया। अब यहाँ पे अंदर में ना ओव्यूल्स होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको कहते हैं ओव्यूल्स। अब जो पोलन और ओव्यूल्स है, दोनों क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, दोनों रिप्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ से आपका सीड बन जाएगा, जो ओव्यूल है यही आगे चढ़ के सीड बनाता है। समझ में आ गया? यहाँ से फ्रूट बनेगा फिर आपका, देखो यही सारी चीज, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर यहाँ पे सीड, फिर जर्मिनेटिंग सीड। बस यही सा खेल है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया। मेल में क्या होता है? एंथर होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है। पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाता है? स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा में अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो उसको कहते हैं, ये स्टाइल कहते हैं, ठीक है, स्टेमन में स्टाइल होता है, स्टिग्मा में स्टाइल होता है। ठीक है, और यहाँ से अंदर गया पॉलन ट्यूब के थ्रू, अंदर में ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स, यहाँ पे इन लोग फर्टिलाइज कर गया, फर्टिलाइज करके सीड बना दिया। पूरा पिक्चर क्लियर हो गया? देखो यही था, केमोट्रोपिज्म ही होगा, फिर इसका आंसर कहाँ गया? केमोट्रोपिज्म से होता है, ठीक है। आंसर इज बी, केमोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म पूरा क्लियर हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म तो होगा ही नहीं, वो तो पानी का चीज है। अब मुझे बताना ब्रायोफाइटा क्या होता है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म व्हाट? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बोले तो बेसिस पर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो नहीं होगा, हेरिडिटरी वेरिएशन नहीं होगा, बेसिस पर एवोल्यूशनरी प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड हु हैज गिवन दैट थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट सवाल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला सवाल मैंने करा रखा है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कमेंट सेक्शन में बताना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इक्वल टू 1, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना। तो जो 1 होता है वही होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला याद है? म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ये वाला मैंने आपको कराया था, जिसका स्पीड ऑफ लाइट वो रिलेशन कराया था, है ना। वेवलेंथ और जो डिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो डिपेंड करता है क्या इनवर्सली है या फिर डायरेक्टली रिलेशन पे है। ठीक है, वो मुझे बता देना। ये वाला क्लियर हो गया। म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर भी होता है। साइन आई का वैल्यू पता है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री कितना होता है? दो ये सब न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता है, बट अगर रेलवे का तैयारी कर रहे हो आप, तो ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है। म्यू इक्वल टू साइन, आपको साइन आई का वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा कि रिफ्रैक्शन का एंगल बताओ कितना होगा। तो ये सब आपका बीपीएससी में नहीं पूछता है। ये वाला क्लियर हो गया, हिंदी वाले देख लिए। नेक्स्ट सवाल पर आओ। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी से मुझे क्या याद आ रहा है? हर्ट्स याद आ रहा है। ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में समझाने के लिए कुछ तो नहीं है, 20 से 20,000 हर्ट्स है। ये देखो रिपीटेड ही सवाल है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ट से पूछता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकता है? सोना डाल सकता है, इंफ्रासोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है ना, वेव्स पूछ सकता है। यही सब थीम्स है, आइडेंटिफाई कर लो थीम्स, जो मैंने कराया था। कल वाला वीडियो है, परसों वाले वीडियो में मैंने बताया था थीम्स, थीम्स आइडेंटिफाई करो। 90 जो सवाल है उसमें 80% आपको एक्यूरेसी चाहिए, है ना। 80% करेक्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आओ। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन लुइस पैस्चर, ठीक है, लुइस पैस्चर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं। एडवर्ड जेनर बताओ मुझे कौन, उन्होंने क्या खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इससे मुझे क्या याद आ रहा है? जो संस्थापक है जिन्होंने डिस्कवरी किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बायोलॉजी वन शॉट का भी मैं सोच रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, इफ इट इज पॉसिबल मैं वो ले आऊंगा, बट थोड़ा उसमें मेहनत ज्यादा है और टाइम का बैंडविड्थ भी देखना पड़ेगा, बट वो मेरे टू डू लिस्ट में है। देखता हूँ, व्हेनेवर इफ आई गेट टाइम आई विल अपलोड दैट वीडियो, आई विल शूट दैट वीडियो। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज देखो, लूसेंट या क्राउन जो पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है चीज, कॉज ड्यू टू फंगस, फंगस से कौन सा होता है? देखो पहला ये वाला जो होता है, ये हमारा साइट्रस कैंकर, ये जो आप देख रहे हो अमरूद या फिर जो भी चीज़ है साइट्रस, इसमें क्या हो गया? इस टाइप का कैंकर टाइप का हो गया, साइट्रस कैंकर। साइट्रस से मैंने अब सवाल पूछा था, वो मुझे बता देना, ठीक है। ये किससे होता है साइट्रस कैंकर? बैक्टीरिया से होता है ना, बैक्टीरिया से होता है। फंगस से क्या होता है ना, फंगस से ये देखो, ये गेहूं दिख रहा है, ये वीट, वीट में ना ये रस्ट टाइप का लग जाता है। ये देखो ये रस्ट टाइप का दिख रहा है, ये वाला ये पीला टाइप का जो है रस्ट टाइप का, दिस इज ड्यू टू फंगस। पैनेशिया फंगस होता है शायद, शायद एक बार कंफर्म ही कर लेना, शायद पैनिशिया या पुकिया करके कुछ ऐसी ऐसी कुछ है नाम है, रुक जाओ कहाँ गया नाम, पुकिया करके नाम है या पैनिकिया करके नाम है, एक बार देख लेना, गूगल कर लेना, ठीक है। ये फंगस पुकिया फंगस से होता है शायद, ठीक है। आंसर क्या फंगा ही पूछ रहा ना, ठीक है, रेस्ट ऑफ वीट।
और ये ओकरा ओकरा भिंडी हो गया था ना, भिंडी मास्टर। ये देखो, ये येलो टाइप का वेन्स में देख रहे हो, येलो टाइप का जो आ रहा है ये भिंडी। जिसके घर पे भिंडी उगता होगा वो इससे प्रॉब्लम में सिर्फ उनको पता होगा कैसे ये प्रॉब्लम आ जाता है। येलो वेन मोसेक ऑफ ओकरा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। डैश इज अ डिवाइस यूज टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, कैरिंग करंट और नॉट। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्यों करेगा, टेलीस्कोप क्यों ही करेगा, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन जहां मेरे को दिख गया वही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन होता है, जो फैलता है, फैलता है। ठीक है, तो कौन फैलता है? क्या चिकन पॉक्स फैलता है? जी, पहले प्रकोप था। हम लोग, आपको भी याद होगा स्कूल में जो चिकन पॉक्स जिनको होता था तो फिर वो उनको एब्सेंट करा दिया जाता था कि आप घर पे ही बैठे रहो, वरना आप आओगे तो फैला दोगे। तो दिस इज करेक्ट। कॉलेरा से भी फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस से भी फैलता है। जो टीबी वाले रोगी होते हैं उनको क्या मास्क पहनाते हैं या फिर उनको आइसोलेशन में डाल देते, तो वो खांसने से वो चीज़ फैलता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। टीबी से मुझे क्या याद आना चाहिए, प्रधानमंत्री का वो है ना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त योजना, टीबी मुक्त योजना, टीबी मुक्त अभियान था ना, टीबी मुक्त अभियान 2025 तक का प्लान था कि एलिमिनेट करने का, बट अभी पता नहीं कितना हुआ है, डेटा तो मुझे पता नहीं है, बट ये प्लान था, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ओह, साइंस का सवाल का खत्म। अब आते हैं अपन रीजनिंग एंड मैथ्स पे आते हैं। रीजनिंग, यार ये थोड़ा बड़ा सवाल है, पहले इसको बनाते हैं। 49, 25, 9 स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है और 3 का स्क्वायर दिख रहा है। 7, 5, 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। 36, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 7, 5, 3 मतलब कंसेक्यूटिव जा रहा है, 3, 5, 7, तो ये तो गलत हो गया। 39 तो कोई है ही नहीं स्क्वायर। 64, 27, 28, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब। इसमें स्क्वायर पूछ रही है, गलत हो गया आंसर यही है। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। डिफरेंस भी ठीक है, दो दो का डिफरेंस है। अच्छा, सेम यही है, डिफरेंस चाहिए था इसमें। इसमें 7, 5, 3, 7, 5, 3 था, दो दो का डिफरेंस था। इसमें भी दो का दो डिफरेंस है, तो बस आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल पर आओ। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। अरे यार, हिंदी में भी है क्या? हिंदी में नहीं है, इंग्लिश वाले देख लो, समझ लो। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। इसमें बनाऊं? ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। को दिक्कत हो रहा है मुझे, ऐसे अगर करूँ इसको थोड़ा नीचे ला देता हूँ, रहने दो। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर गया एक मैन है, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, ये मुझे कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट राइट, ये राइट एंड लेफ्ट। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 5 किलोमीटर चला दिए, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ में जा रहे हो तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। 3 किलोमीटर गया एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न किया तो 5 किलोमीटर नीचे आ गया। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब साउथ में आ गया, अब साउथ में ये इस साइड गया, तो कितना चला जाएगा? यहाँ पे 5 किलोमीटर ऊपर गया, 3 किलोमीटर इधर इधर गया, तो अब कितना आएगा? यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चल जाएगा ये राइट की तरफ। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है देन इज फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज व्हाट। ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो कितना हो गया? 3 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर हो गया। यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में ना, इनिशियल पोजीशन से पूछ रहे हैं, फ्रॉम इनिशियल, तो वेस्ट वाला डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट गुजरात वाले एरिया में जा रही है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 225। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी? ठीक है, एक्स 5 कंसेक्यूटिव पूछ रहे ना। ठीक है, इसको क्या लेते हैं, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, 1, 2, 3 और एक्स प्लस 8, और सम कितना है? 225, 225। 1, 2, 3, 4, 5, 5x, 8, 10, 6, 4, 20, 20 हो गया। 5x प्लस 20 इक्वल टू 225। तो 5x कितना हो गया? 225 माइनस 20 गया, कितना होगा? 205। x बराबर 540, 41, 41x आ गया, वैल्यू रख दो इसमें। 41, 41 प्लस 2 43, 41 प्लस 4 40। अरे यार, तो सिंपल ही है, 47 एंड 49। सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ई है। प्रोडक्ट ऑफ बी और डी, बी और डी का प्रोडक्ट 43 इंटू 47, यूनिट डिजिट से आ जाएगा 3 पॉइंट, हाँ 7 3 21, 1 यूनिट डिजिट है, बस सिंपल सवाल था। यूनिट डिजिट समझ में आता है ना, जैसे 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 21 देगा ना, 1 देगा, तो सॉल्व मैं पूरा क्यों करूँ, यूनिट डिजिट से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आओ।
अमंग 5 गर्ल्स वीना इज टॉलर देन मोनिका बट नॉट एज जयंती। ठीक है यार मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, रीजनिंग में थोड़ा सा ये होता है, बट देखो करता हूँ। अमंग 5 गर्ल्स वीना इज टॉलर देन मोनिका, वीना जो है शी इज टॉलर देन मोनिका, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज रानी। वीना, अच्छा ठीक है, रानी मतलब बड़ी है, ठीक है। जयंती इज टॉलर देन रूबी, जयंती इज टॉलर देन रूबी बट शॉर्टर देन मोनिका, तो जयंती मोनिका से छोटी होगी, जयंती, जयंती इज टॉलर देन रूबी, जयंती रूबी से टॉलर है तो रूबी से बड़ी हो गई। 1 2 3 4 5 अमंग 5 गर्ल्स 5 हो गया। विच हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, रानी। नेक्स्ट सवाल पर आओ। ये काफी बड़ा सवाल है, ठीक है। कह रहा है क्या निकालना है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखो ये इस टाइप का सवाल आपको डीआई में मिलेगा है ना, तो आपको एनी हाउ आपको करना पड़ेगा ही, तो इससे आप जा नहीं सकते। बेशक प्रीलिम्स में नहीं आएगा आपके, सिस्टम एनालिस्ट का पेपर है तो डीआई वगैरह ज्यादा फोकस किए वो, बट मेंस में तो करना ही पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो कैसे करना है। यार इसको मैं थोड़ा सा ये कर दूं, कैसे आ सकता है। हिंदी वाले देख लिए ना, इंग्लिश में आप आओ देखो थोड़ा। चलो सवाल है, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये ठीक है। इफ रवि लेंड्स 45% ऑफ सेविंग्स टू हिज फ्रेंड विच इज 1260, ठीक है। टोटल सेविंग्स को अगर एस मान लेते हैं, 45% ऑफ सेविंग्स, 45% ऑफ सेविंग्स इज इक्वल टू 1260, 1260 के बराबर है। तो सेविंग्स निकालते हैं, 9 से कटेगा, 9 पंजू 45, 9 एकम 9, 9 36, 9 चौक, ठीक है। 5 से कटेगा, 520, 5 to 20 28, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 2800। एस का वैल्यू हो गया 2800। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? देखो मैं वापस बता रहा हूँ, रवि लेंड्स 45% ऑफ सेविंग्स टू हिज फ्रेंड, अगर सेविंग्स एस था उसका 45% वो दिया और वो वैल्यू है 1260, तो एस में निकाल दिया, इसमें काटा तो मैं कितना आया, 28 आया, ये 1% का वैल्यू आया 28, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 2800 आएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब कह रहा है नहीं, ये जो सेविंग्स है जो कि 24% है, इसका वैल्यू है 2800, तो यहाँ पे लिखो 24% का वैल्यू है 2800, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड है, 2800/24। देखो समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को, बट समझ बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, बट ये आपको करना ही पड़ेगा। अब मुझसे भी सॉल्व करवा रहा है ये, डायरेक्ट पूरा कटेगा, 6 से अगर काट दिया 700 600, 7 से 4 से काटते हैं, 4 7 जा 4 6 जा, 6 को 700 से काटते हैं, 6 और 700, 6 6 40 36, 1166.67 आएगा, 1166.666 मतलब 7 इसको ले लो, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया। अब कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, अब एजुकेशन में कितना है, एजुकेशन का आप रेशियो देखो, परसेंटेज देखो, 12% है, तो जो हमारा वैल्यू आया कितना है, 1166, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, पर एजुकेशन का कितना है, 12% है, 12%, 12/100, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ये थोड़ा कम है उससे, तो 144 से कम होगा, तो 144 से कम एक ही वैल्यू है, 1400। देखो ये मुश्किल सवाल है, एग्जाम में आपके प्रीलिम्स में नहीं आने वाला है, जो लोड ले रहे कि इतना मुश्किल सवाल है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, मेंस में आएगा, बट मेंस में यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, टाइम मिलेगा। तो ये वाला सवाल अगर समझ में नहीं आया तो चिल मारो, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। सिंपल था, यहाँ तक समझ में आ गया ना, 2800 आ गया। 2800 के बाद ये कह रहा है कि सेविंग्स का वैल्यू नहीं, पाई चार्ट में 24% दिया है, तो मैंने वही किया, 24% का वैल्यू है 2800, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1166 है, और 100% का वैल्यू आ गया 1166.66% आ गया। अब इसमें कह रहा है कितना खर्चा वो कर रहा है, किसमें, एजुकेशन में खर्चा कर रहा है, तो एजुकेशन में कितना है 12%, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 1166 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1400। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अरे यार ये थोड़ा सा मुझे टाइम, ये क्या कहते हैं, डायरेक्शन वाले में दिक्कत होता है। रॉबिन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर, रॉबिन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ गया ये 20 किलोमीटर, पहले तो यार मैं बना देता हूँ ये लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, ठीक है। पी से गया 20 किलोमीटर ऊपर गया टुवर्ड्स नॉर्थ अप टू पॉइंट क्यू, क्यू तक ये आ गया। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा है, नॉर्थ साइड में लेफ्ट इधर जाता है, एंड ड्राइव्स अनदर 15 किलोमीटर रीच, 15 किलोमीटर ड्राइव किया, कहाँ पहुंचा, आर पे पहुंच गया। फ्रॉम देयर ही ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर आफ्टर रीचिंग टू हिज लेफ्ट, अब लेफ्ट नीचे है ना, यहाँ पे आ गया तो लेफ्ट नीचे जाएगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, दिस इज 20 किलोमीटर,
एंड रिचेज टू द लेफ्ट एंड रिचेज पॉइंट एस, एस पे पहुंच गया। यार सब तो क्लियर हो गया ना। रॉबिन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड ड्राइव्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर, क्यू तक पहुंच गया, क्यू के बाद लेफ्ट मुड़ा 15 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा, आर पे पहुंच गया। अब आर से क्या किया, ये लेफ्ट गया, यहाँ तक पहुंचा, एस में पहुंच गया 20 किलोमीटर। अब ये कह रहा है इफ ही हैज टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम पॉइंट एस, he will have to turn towards which direction if he has to reach point, अच्छा यहाँ से S से मेरे को P जाना है। अब दिस इज माइंड यू, ये साउथ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, राइट होगा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कह रहा है ही विल हैव टू लेफ्ट टुवर्ड्स, अब जा रहा है राइट साइड जा रहा है, बट साउथ डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा लेफ्ट। ये क्या चाहिए, बहुत लोग राइट मार के आएंगे, ठीक है, ध्यान सुनना। एस साउथ डायरेक्शन में आ गया ना, दिस इज इन साउथ पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ। अब साउथ में इन्वर्ट हो जाता है। नॉर्थ का तो पता है ना, नॉर्थ में अगर अगर ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है, तो साउथ में उल्टा हो जाएगा। तो अपन जा रहे हैं राइट साइड में, बट सिंस वी आर इन साउथ डायरेक्शन तो दिस विल बी लेफ्ट। बहुत लोगों का गलत होगा, राइट मार, ये दोनों तो काट ही दोगे, बट लेफ्ट एंड राइट में गलत होगा। तो ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला चीज देख लेना। कितना सवाल है, ये भी मुश्किल सवाल है, बैंकिंग में पूछता है, बट चलो करा देते हैं ये भी। बहुत लोग कह रहे थे कि रीजनिंग कराओ, रीजनिंग कराओ, तो लो रीजनिंग आ गया। और रीजनिंग का सवाल सिस्टम एनालिस्ट का देख रहे हो कैसा मुश्किल पूछ दिए ये लोग। चलो हिंदी में भी है ना, हिंदी वाले, ओह सॉरी, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही दी हुई है, सो सॉरी। 7 machines are placed in a row, not necessarily in the order. 7 machines are placed in a row. S is placed immediately on the left of C. Left of C? अच्छा रो कह रहा है ना। 7% को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। S is placed on immediately left of C। मान लो कि सी है, इमीडिएटली लेफ्ट का मतलब क्या होता है ना, एस एकदम इसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो उसको प्लेस कर देते, कहीं ना कहीं प्लेस कर दे इसको। चलो अभी प्लेस करते हैं एस और सी, ठीक है ऐसे। सेकंड में आओ, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी है, ठीक है। 1 2 3, डी अगर यहाँ पे रहेगा, सी इज फोर्थ, 1 2 3 4, ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये क्लियर हो गया। तीसरा, एक और दो हो गया, थर्ड पे आओ, एल इज बिटवीन जी एंड डब्ल्यू। अब ये जी और डब्ल्यू का हम लोग को पोजीशन पता नहीं है, इसको स्किप करो। डी विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी इज एट वन ऑफ द एंड। डी विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, थर्ड टू द राइट ऑफ जी का मतलब क्या है, अगर मैं जी को यहाँ रख दूंगा 1 2 3, ये क्लियर हो गया। डी इज, डी विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, अब जी के थर्ड राइट में है डी, तो क्लियर हो गया, डी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विच इज एट वन ऑफ द एंड, अब डी को कह रहा है कोई एक एंड में है, तो एक छोर हम लोग को पता चल गया। अब इसमें आओ थर्ड वाले में, एल इज बिटवीन जी एंड डब्ल्यू, एल जो है वो जी और डब्ल्यू के बीच में है। ओ एल यहाँ पे, जी और डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6, एक बचा, एक कौन सा बचा, सी एल, सी हो गया, एल हो गया, अच्छा जे बच रहा है, जे। हाउ मेनी मशीन्स हैव बीन प्लेस्ड बिटवीन जे एंड जी, जे और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 एंड 2। कुकी सवाल। नेक्स्ट सवाल पर आओ। 20 ये तो आप लोग कर लोगे ना, या मैं करवा दूं इसको भी। 20 इज कोडेड एज रिटर्न एज, ये बच्चों वाला सवाल है यार, ये कर लोगे आप लोग, करवा दूं क्या, 2011 करवा ही देता हूँ। टी कहीं रिपीटेड है, टी एंड टी, 8 और 8, 8 है, मतलब टी 8 है, सारा ऑप्शन 8 है, ठीक है। डब्लू, डब्लू का वैल्यू कहीं पता है, नहीं पता है। इसमें देखो कॉमन देखना है, ठीक है। इन दोनों में देखो 20 और 11 में कॉमन मेरे को ई दिख रहा है, ई का वैल्यू 3 है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब ई का वैल्यू 3 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, एंड में 3 आएगा, ये हटा दो, बीच में 3 आएगा, सारे में 3 है, ठीक है, ये तीन में से ही कुछ होगा। अब हम क्या देख सकते हैं, एल देख सकते हैं, एल देख सकते हैं, एल का वैल्यू है 2, यहाँ 2 आएगा, 12, हाँ 12, यहाँ पे 2 आएगा, यही तो है आंसर, यहीं पे तो 2 है केवल, समझ में आ गया ना, एल का वैल्यू 2 है ना यहाँ पे, एल जो है इसका वैल्यू 2 है। अब 12 में यहाँ पे एल देखो, थर्ड वाले पोजीशन, यहाँ थर्ड वाले में 2 है ना यहाँ पे, तो बस आंसर आ गया 12। सिंपल सवाल था। फाइंड द ऑड वन आउट, पैनल सेक्रेटरी कैबिनेट काउंसिल। पैनल बैठता है, सेक्रेटरी हेड करता है, कैबिनेट मीटिंग होता है, बैठता है, काउंसिल बैठता है। अच्छा प्लूरल हो गया ना, काउंसिल प्लूरल हो गया, प्लूरल, कैबिनेट भी प्लूरल हो गया। 15% है 91st अमेंडमेंट में, काउंसिल, कैबिनेट। सेक्रेटरी तो एक इंसान हो गया ना, सिंगुलर हो गया, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, गोकुल धाम सेक्रेटरी, हाँ, और पैनल भी तो एक बैठता है ना, प्लूरल हो गया, तो ये यही आंसर होगा, सेक्रेटरी। तरुण्स ब्रदर इज 2 years younger than
कहते थे ना लाओ वन शॉट लाओ, लो ये वन शॉट ही एक टाइप का सारा रिवीजन आपका करवा दे रहा हूँ, सारा जितना भी है टाइम डिस्टेंस हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस हो गया, सारा चीज करवा दे रहा हूँ इसी वीडियो में। अब कमेंट सीजन मत करना कि सर आप वन शॉट लाओ, 15 साल का लाओ, 10 साल का लाओ। इसमें सारा चीज हो गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको सारा सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। सवाल देखो, तरुण ब्रदर इज 2 years यंगर देन रवि's ब्रदर बट इज 8 years यंगर देन तरुण। देखो इस टाइप के सवाल में मैं ऑप्शन से करता हूँ, पहला डी ऑप्शन से करो। 1974 मान लो, इन विच ईयर तरुण वाज बॉर्न, तरुण का मान लो 1974 में इनका जन्म हुआ था। सवाल कह रहा है तरुण ब्रदर इज 2 years यंगर देन रवि's ब्रदर बट इज 8 years यंगर देन तरुण। तरुण का जो भाई है, तरुण का ब्रो है, वो है 8 years यंगर देन तरुण, 8 साल छोटा है तरुण से। अगर 1974 है तो 8 साल छोटा, मतलब 1982 में तरुण का ब्रदर का जन्म हुआ होगा, तभी ना 8 साल होगा। 74 से 8 प्लस करोगे तब 1982 हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तरुण ब्रदर इज 2 years यंगर देन रवि's ब्रदर। अब रवि ब्रदर का एज क्या होगा, रवि ब्रदर 2 साल उससे यंगर है, मतलब तरुण ब्रो 1982 है, तो वो होगा 1980 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल में क्या दे रहा है, रवि ओनली ब्रदर इस 1982, नहीं, हम लोग का 1980 है और 1982 आंसर है, तो बस ये गलत हो गया। अब एक साल घटाना ही है, तो मतलब एक साल बढ़ाना है मेरे को, बस 76 लूंगा तो आंसर आ जाएगा। दिखा देता हूँ, तरुण का एज अगर मैं 1976 लिया, यहाँ पे क्या कह रहा है, बट इज 8 years यंगर देन तरुण, तो तरुण का ब्रो जो होगा 8 साल कितना होगा, 1984 हो गया। ठीक है, 1984 हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, तरुण ब्रदर इज 2 years यंगर देन रवि's ब्रदर, तो रवि ब्रदर उससे 2 साल बड़ा होगा, तभी तो वो उससे 2 साल छोटा होगा, 1982। और ऑप्शन दिया है, रवि's ओनली ब्रदर वाज बोर्न इन 1982, 1982, 1982, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 1976 हो गया। हमने 1976 लिया था ना, हाँ, तरुण का एज 1976। समझ में, ऑप्शन से पकड़ के करो, वरना ये करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो ऑप्शन से ही करता हूँ, 1976 आंसर। ठीक है, 74 मत मानना, ये तो 74 में काटा हूँ, आंसर है 1976। नेक्स्ट सवाल पे आओ। यार ये सब कर लोगे, कोडिंग डिकोडिंग, ई एफ जी एच आई जे के एफ यू टी एस आर पी क्यू, इसको 5 6 7 8 9 10 11 12 जा रहा है, ये हो गया 22, ये 21, ये 20 19। अच्छा ठीक है, समझ गया, कुछ नहीं करना है। ये तो पता है ना, मान लो एक जैसे ई हो गया, इसका उल्टा क्या होगा, वी होगा। ये 5 और ये 22 दोनों मिला के 27 बनाता है ना, ये तो कॉन्सेप्ट पता होगा ना कोडिंग डिकोडिंग का। दोनों मिला के 27 होता है, जो जो इसका ओरिजिनल नंबर है, जो अल्फाबेट है उसका ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स दोनों को ऐड करके 27 आता है। ठीक है, जैसे ये ई है और इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन देखा जाएगा तो वी होगा, तो 22 प्लस 5 दोनों मिला के कितना बना है, 27 बना है। समझ में आया, ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, देखो सारा वही होगा, ई और वी, 5 और 22 27 हो गया। एफ होता 6 और यू होता 21, 21 प्लस 6 27 आ गया। सेम जी हो गया 7 और टी हो गया 20, 20 प्लस 7 27। सेम वैसे ही करना। पॉकेट का कितना होता है 16, 16 प्लस 11 दे दो, 11 मतलब के, ये हटा दो। और क्या, ओ होता है 15, 15 प्लस 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। बस समझ में आ गया ना, 27 का ही मेरे को सम लाना है, 27 सम कैसे लाओगे ये बता देना। नेक्स्ट सवाल पर आओ। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2 6 3 4 20 5 6। लॉजिक बताओ क्या होगा, 2 6 3 4 20 25, 2 है, 2 से 4 में गया, प्लस 4 किया, 3 से प्लस 1, लॉजिक नहीं लग रहा है। 2 6 3 4 20 5 6, अच्छा ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ गया, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ गया, 6 और 7 तो 42। वाओ, ये सब वही है, दिमाग में चमक गया तो वेरी गुड, नहीं चमका तो फिर अब करते रहना। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। लेट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया याद आना चाहिए, √3/4 ए स्क्वायर होता है। कह रहा है लेट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज डबल देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल त्रिभुज कितना होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए 10 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 4 से ये 25 बार में कटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, 25√3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज डबल्ड, अब डबल्ड कब होता है कोई चीज, डबल करना है मेरे को एरिया ऑफ द ट्रायंगल को,
तो 2 इंटू 25√3 दैट इम्प्लाइज 50√3 हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। सेम वही फॉर्मूला में लगाओ, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 50√3। √3 से √3 कटा, ए स्क्वायर कितना हो गया, 50 चौक 200। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 2 इंटू 100, 100 पे अंडर रूट लगेगा और 2 10√2। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल पर आओ। लॉगरिथमिक देखो 63 67 64 तक आता था ये सवाल लॉगरिथमिक का, अभी तो नहीं आता है बट स्टिल आप लोग कर सकते हो, करा ही देता हूँ। बेस कॉमन है, बेस कॉमन है, बेस कॉमन है। प्रॉपर्टी एक पता होना चाहिए, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है लॉग माइनस लॉग, ये अगर रहा तो ऐसे हम लोग लिखते हैं लॉग बेस a/c लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा एक होता है, हाँ ठीक है यही होता है, और मल्टीप्लीकेशन का सेम वैसे ही होता है ना, अगर प्लस में रहा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 3 100 माइनस लॉग बेस, पहला इस दोनों को सॉल्व करो तो लॉग बेस 3 कॉमन आ गया दोनों में, 100/18। सेम मैंने कुछ नहीं किया, b माइनस ए है तो वही डिवाइड मैंने कर दिया, इसको काट पीट मचाओ, 2 से 50 बार में गया, 2 से 9 बार में गया, तो लॉग बेस 3 50/9। आगे बढ़ते माइनस लॉग बेस 3 50। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नहीं किया, माइनस है, मैं इसको जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होता है डिवीजन हो जाता है जब नेगेटिव होता है तो माइनस होता है, तो वो मैंने किया। अब सेम वही फॉर्मेट में आ गया, log 3 क्या करोगे आप, log 3 कॉमन लोगे, 50/9/50, 50 से 50 कटा, वैल्यू कितना आ गया, log बेस 3 1/9। आंसर क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो log बेस 3 1/9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओ, log बेस 3 ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाए 3⁻²। अब एक और प्रॉपर्टी होता है, जो बेस और ये ऊपर वाला सेम हो गया तो बस आंसर होता है -2। आंसर क्या है, -2। ये दोनों कॉमन हो गया ना, बेस वाला और ये वाला वैल्यू, तो इसका आंसर सिंपल, जो इसका पावर होता है वही इसका आंसर हो जाता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, -2। मुश्किल सवाल था लॉगरिथमिक का इक्वेशन, और जो प्रॉपर्टीज इसको पता होगा वो फट से कट जाएगा। दो अभी ये सवाल नहीं आता, अगर आप पिछले पीवाईक्यू देखोगे नहीं आता है, बट पहले आता था ये 63 64 बीपीएससी अगर पीवाईक्यू देखोगे तो इसमें ये लॉगरिथमिक पूछता था। बट आपके काम का बस ये फॉर्मूला है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो आपका सवाल ये बन जाता। समझ में आ रहा है? यहाँ से तो सिंपली मैथ्स था ना, आप डिवाइड ही कर रहे हो, डिवाइड करने के बाद ये प्रॉपर्टी बस आपको याद रखना होगा, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा जो आंसर सिंपल -2 आ गया। और कुछ बचा है? और कुछ नहीं बचा है। तो देखो थोड़ा मुश्किल था, सिस्टम एनालिस्ट का पेपर क्लियर हो गया, साइंस एंड मैथ्स पूरा बता दिया। करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का भी है, अगर वो होगा तो आज वो भी ले आऊंगा एक वीडियो, ठीक है। और यही था, एक और कुछ पेपर बच गया है वो वाला भी मैं करवा दूंगा। तो ऑलमोस्ट सारा पेपर हम लोग ने डिस्कस कर लिया साइंस एंड मैथ्स का, तो साइंस का तो अब दिक्कत नहीं है, मैथ्स का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारा डिलीवरेबल्स चल रहा है, साथ ही साथ आपको और जो भी वीडियोस आते रहेगा वो मिलते रहेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करो, और जो आपको टास्क दिया जा रहा है सुबह उसको आप अकम्प्लिश करो। रात में मैं पूछते रहता हूँ आप लोग से, तो आप लोग बता देना टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यही था आज के वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।